बाजार में वैसे तो हजारों कंपनियां हैं, लेकिन कुछ ही कंपनियां ऐसी होती हैं जो लिटरली पूरी इंडस्ट्री का नजरिया ही बदल कर रख देती हैं। जरा सोचिए, मार्केट कैप लगभग 22,000 करोड़ रुपए, पी मल्टीपल 66 और मुनाफा सीधे दोगुने से भी ज्यादा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या साई लाइफ साइंसेज भारतीय फार्मा स्पेस का अगला बड़ा सीआरडीएमओ मल्टीबैगर बन सकता है? इस डीप डाइव और डेटा ड्रिवन एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम भावनाओं पर नहीं बल्कि सिर्फ हार्ड डेटा, इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस और FY26 के रिजल्ट्स पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के फाइनेंस और साइंस के इस कमाल के इंटरसेक्शन में सीधा गोता लगाते हैं। अब नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, राइट? FY25 में साई लाइफ साइंसेज का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट 1,734 मिलियन रुपए था। लेकिन जरा FY26 के नंबर्स देखिए, ये सीधा जंप लगाकर 3,414 मिलियन हो गया है, यानी महज एक साल में 100% का सीधा उछाल। फाइनेंस की भाषा में कहें तो ये एक मैसिव पैट जंप है, और ये कोई तुक्का या आम ग्रोथ नहीं है, ये ऑपरेटिंग लीवरेज का एक एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। होता क्या है कि जब कंपनी का रेवेन्यू तेजी से बढ़ता है लेकिन फिक्स कॉस्ट उतनी नहीं बढ़ती, तो वो सारा एक्स्ट्रा पैसा सीधा आपके मुनाफे यानी बॉटम लाइन में जाकर जुड़ जाता है। एक बड़े इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी में ये बदलाव बहुत बड़ा है, लेकिन ये सारा कैश फ्लो आखिर आ कहां से रहा है? इसे समझने के लिए हमें इनके बिजनेस मॉडल की जड़ों तक जाना होगा। देखिए, साई लाइफ साइंसेज कोई आम दवाई बनाने वाली कंपनी नहीं है। ये एक साइंस लेड CRDMO है, आसान भाषा में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियां अपनी रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का काम इन्हें आउटसोर्स कर देती हैं। और आपको शायद हैरानी होगी ये जानकर कि दुनिया की टॉप 25 ग्लोबल फार्मा कंपनियों में से 18 कंपनीज इनकी रेगुलर क्लाइंट्स हैं। ग्लोबल स्केल पर इतने बड़े प्लेयर्स का भरोसा जीतना एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ये कोई रातों रात बनने वाली चीज नहीं है। तो चलिए इनके रेवेन्यू इंजन को थोड़ा डिकोड करते हैं। इनका 37% रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च यानी CRO से आता है। यहाँ पर ये नई दवाइयों की खोज और उनके शुरुआती डेवलपमेंट में मदद करते हैं, और बाकी का 63% कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी CDMO से आता है, जहां एक्चुअल में बड़े पैमाने पर दवाइयां बनाई जाती हैं। और यही डुअल कैपेबिलिटी इन्हें ग्लोबल फार्मा दिग्गजों के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन बना देती है। मतलब क्लाइंट्स को अलग अलग वेंडर्स के पास भटकने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक ही छत के नीचे रिसर्च भी हो रही है और कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग भी। और यहीं से निकल कर आती है इनकी सबसे मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी। फार्मा इंडस्ट्री में से फॉलो द मॉलिक्यूल कहा जाता है। इसके 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जब कोई दवाई सिर्फ एक आइडिया या मॉलिक्यूल होती है, कंपनी तभी से रिसर्च में जुड़ जाती है। स्टेप 2, जब वो दवाई टेस्टिंग फेज में जाती है तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए सप्लाई देते हैं। और फाइनली स्टेप 3, जब दवाई सारे अप्रूवल पार करके मार्केट में उतरने के लिए रेडी हो जाती है तो ये उसकी मैसिव कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लॉजिक बहुत साफ है। अगर आपने किसी मॉलिक्यूल को शुरुआत में ही पकड़ लिया तो अगले 10-15 सालों तक आपको वहां से लगातार और पक्का रेवेन्यू आता रहेगा। इस शानदार एग्जीक्यूशन के पीछे एक बहुत ही शार्प जियोग्राफिकल स्ट्रैटेजी काम कर रही है। एक तरफ हैं इनके ग्लोबल R&D लैब्स जो बॉस्टन और मैनचेस्टर जैसी जगहों पर हैं। अब इसका फायदा क्या है? ये शहर दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन हब्स हैं, तो कंपनी अपने ग्लोबल क्लाइंट्स के बिल्कुल करीब रहती है। लेकिन जो सबसे भारी भरकम काम है यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वो कहाँ होती है? वो होती है हमारे भारत में, बीदर और हैदराबाद के विशाल कॉस्ट इफेक्टिव प्लांट्स में। ये हाइब्रिड मॉडल इन्हें बेस्ट क्वालिटी और लो कॉस्ट दोनों का एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन देता है। और यही चीज हमें आज के सबसे बड़े मैक्रो ट्रेंड की तरफ ले जाती है। महामारी और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बाद दुनिया भर की फार्मा कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए चाइना +1 स्ट्रैटेजी अपना रही हैं। नतीजा, ग्लोबल सप्लाई चेन्स बहुत तेजी से भारत की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक टैलेंट की कोई कमी नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। आज की डेट में ग्लोबल CRDMO मार्केट में भारत का हिस्सा सिर्फ 5% है। जरा इमेजिन कीजिए यहां ग्रोथ का स्कोप लिटरली कितना मैसिव है। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर मौका है, और साई लाइफ साइंसेज इस ट्रेंड को कैश इन करने के लिए बिल्कुल सही पोजीशन में है। चलिए अब एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरह इन नंबर्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। FY25 में टोटल इनकम थी 16,793 मिलियन, जो FY26 में जंप करके 22,023 मिलियन हो गई। ये सिर्फ टॉप लाइन की नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, जैसा हमने पहले बात की, प्रॉफिटेबिलिटी में एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है। पैट सिर्फ एक साल के अंदर 1,734 मिलियन से 3,414 मिलियन हो गया है। हम यहाँ बिना किसी बायस के सिर्फ रॉ फाइनेंशियल डेटा देख रहे हैं, और ये डेटा बहुत क्लियरली कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ और बेहतरीन मार्जिन्स की कहानी बता रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये रेवेन्यू जंप कोई जादू है क्या? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कमाल की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और टाइम पर कैपेसिटी एग्जीक्यूशन।
फॉर एग्जाम्पल, पिछले नवंबर में ही कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में 100 किलोलीटर का बहुत बड़ा एडिशन किया। बिजनेस में सिंपल सा रूल है, जब आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेहतर होती है और आप अपनी नई मशीनों का फुल यूज करते हैं तो मार्जिन एक्सपेंशन होना तय है। और एग्जैक्टली यही रीजन है कि हमें टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ये शानदार अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा पीछे के नंबर से ज्यादा आगे के फ्यूचर पर फोकस करता है। तो साई लाइफ साइंसेज का अगला दाव क्या है? वो फ्यूचर ऑफ मेडिसिन पर भारी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि पेप्टाइड्स, एडीसी, एचपीएपीआई और ओलिगोस। अगर सिंपल हिंदी में समझें तो ये कोई नॉर्मल बुखार की गोलियां नहीं हैं, ये कैंसर और बहुत रेयर बीमारियों के लिए बनाई जाने वाली नेक्स्ट जनरेशन की हाईटेक दवाइयां हैं। इन्हें बनाने के लिए बहुत ही एडवांस केमिस्ट्री और स्पेशल लैब्स चाहिए होती हैं, और जो कंपनी इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सेफली बना सकती है ना, फ्यूचर का फार्मा मार्केट उसी का होगा। ओके, अब किसी भी अच्छे एनालिसिस के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, रिस्क असेसमेंट। हमें दोनों साइड्स को एकदम न्यूट्रल होकर देखना होगा। बुल केस तो एकदम क्लियर है, इनके पास एक बेहतरीन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है और ग्लोबल क्लाइंट्स का सालों पुराना भरोसा है। बट व्हाट अबाउट द बेयर केस? देखिए, ये इंडस्ट्री नेचर से ही बहुत कैपेक्स हैवी है, यानी आपको नई मशीनों और लैब्स में लगातार भारी पैसा झोंकना पड़ता है। और उससे भी बड़ा रिस्क है रेगुलेटरी रिस्क। यूएस एफडीए जैसी इंटरनेशनल बॉडीज के कड़े ऑडिट्स पास करना हमेशा एक बड़ा चैलेंज होता है। एक छोटी सी कंप्लायंस की गलती और आपकी पूरी सप्लाई चेन वहीं रुक सकती है। इन रिस्क को टैकल करने के लिए मैनेजमेंट ने रिसेंटली एक बहुत ही स्मार्ट और सेफ मूव चला है। हाल ही में जो इनका सक्सेसफुल आईपीओ आया था, उससे मिले पैसे का इस्तेमाल करके कंपनी ने 720 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज चुका दिया है। जी हां, डेट रिडक्शन। एनएसई पर इनकी जो बढ़िया लिस्टिंग हुई वो दिखाती है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन पर भरोसा कर रहे हैं। कर्ज कम होने का सीधा मतलब है कि बैलेंस शीट और स्ट्रांग हो गई है। अब इन्हें ब्याज कम देना पड़ेगा, जिससे मुनाफा और बढ़ेगा और फ्यूचर में एक्सपैंड करने की पूरी आज़ादी मिलेगी। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? सीईओ कृष्णा कनुमुरी का विजन एकदम क्लियर है, एक साइंस लेड फुल्ली इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बनना। अब एज एन इन्वेस्टर आपको किन मेट्रिक्स पर नजर रखनी है? पहला, क्या ये अपने शानदार मार्जिन्स को आगे भी सस्टेन कर पाएंगे? दूसरा, आने वाले एफडीए ऑडिट्स में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है? और तीसरा, जो नई कैपेसिटी इन्होंने लगाई है उससे कितनी तेजी से सेल्स जनरेट होती है? सारे फैक्ट्स और फाइनेंशियल डेटा अब आपके सामने हैं। तो क्या ये डेटा आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करता है? इसका फैसला आपको करना है। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया और वैल्यूएबल लगा तो ऐसे ही और बेहतरीन डेटा बैक्ड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सीखते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।